हेलो एवरीवन, वेलकम टू हम गेट। तो अपने कैपेसिटर के अंदर टाइम वेरिएंस की बात कर रहे थे, तो आज की क्लास में अपने उससे फर्दर डिस्कशन बढ़ाते हुए अपने दो क्वेश्चन है गेट में आए हुए कैपेसिटर के ऊपर, तो वो दोनों डिस्कस करते हैं। तो ये जैसे अपना ने इंडक्टर में पढ़ा था, वैसे कैपेसिटर में एक वेवफॉर्म दी है मैंने, आपको बताना है कि इसकी वोल्टेज वेवफॉर्म क्या होगी अगर इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर में आपकी 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो आपको इस वेवफॉर्म की करंट वेवफॉर्म दी हुई है और आपको वोल्टेज वेवफॉर्म इसकी निकालनी है। तो अपने को क्या करना है, जैसे अपने इंडक्टर की निकाली थी वैसे इसके अंदर कैपेसिटर की भी निकालेंगे, और उसके अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका मेरे को आंसर देना कि कैपेसिटर में से और इंडक्टर में से कौन सा बेटर स्टोरेज एलिमेंट है। कैपेसिटर और इंडक्टर में से कौन सा बेटर स्टोरेज एलिमेंट है, तो ये आपका क्वेश्चन है। वो इसका आंसर वैसे तो आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएगा, बट आप सोचो और कमेंट्स करके बताना मेरे को, ठीक है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है इसको अपने देखते हैं, गेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपकी वेवफॉर्म दी हुई है, वोल्टेज की वेवफॉर्म बनानी है तो मैथमेटिकली डील करना है, मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ का यूज करना है। मैंने हर चीज़ का ओम्स लॉ से चलेंगे अपने ना, कुछ भी एजम्पशन करके नहीं चलना है, बस डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाओ सब कुछ हो जाएगा। तो वोल्टेज पूछिए, तो कैपेसिटर के अंदर करंट और पता है अपने को ओम्स लॉ से, I बराबर CdV/dt होता है, ठीक है। तो वोल्टेज निकालो, वोल्टेज कितनी आएगी, वोल्टेज आएगी सर 1/C dV की अगर मैं बात करूं तो I/dt। तो ये इंटीग्रेशन लगाऊंगा, अब इसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो ये तो V हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/C माइनस इन्फिनिटी से T I/dt ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज जो आएगी VT, ये जो टोटल वोल्टेज आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला केस है, बार बार मैं वो इसको डिवाइड करके नहीं लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला केस तो इनिशियल वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इनिशियल कंडीशन वाली बात होगी, उसके बाद में जो वोल्टेज बचेगी वो क्या होगी 1/C 0 से लेके T I/dt, यही बात होगी। अब अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है कि भैया ये वेवफॉर्म गिवन है, तो मैं ये वापस से रिपीट हो रही है 0 से 2 के बाद में, तो मैं 0 से 2 की बात कर लेता हूँ ना, एक साइकिल की बात कर लेता हूँ इतनी की कि भाई इसके बाद में सेम है, तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 0 से 2 की। तो 0 से 1 में ये इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 में ये डिक्रीज हो रहा है, तो पहले पॉजिटिव स्लोप है फिर नेगेटिव स्लोप है। तो अगर मैं पहले 0 से 1 की बात करूँ एट टाइम t की जब मैं बात करता हूँ 0 से 1 में, 0 से 1 में अगर मैं बात करता हूँ, वैसे इंडक्टर किया वैसे एज इट इज़ वैसे ही करना है। तो 0 से 1 में जब मैं बात करूँ, इनिशियल वोल्टेज अपनी कितनी है 0 है, तो 0 से 1 में बात किया तो इनिशियल वोल्टेज तो 0 है, प्लस 1/C की वैल्यू कितनी है 1 फेरेड है, 1 फेरेड है। 0 से 1 की मैंने बात की, करंट कितना है 0 से 1 में, तो इसकी इक्वेशन निकालोगे तो ओरिजिन से पास हो रहा है, कोई इंटरसेप्ट नहीं आएगा। मैथ से अपने बात करें तो y = mx, y क्या है IT, m मतलब स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 1 - 0 अपॉन 1 - 0 मतलब 1 आएगा, स्लोप प्लस का 1 आएगा ना, तो प्लस का 1 तो प्लस का t, और ये x आपका t है, तो प्लस का 1 × t हो गया, तो प्लस का t हो गया ना, ये प्लस का t। IT बराबर क्या है 0 से 1 में t है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा स्लोप पॉजिटिव आया, देखो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव आया, तो यहाँ 0 से 1 में बात करूँगा तो I कितना है आपका t है dt, तो कितना आएगा ये t²/2, t का इंटीग्रेशन t²/2 0 से 1। अब ये पैराबोला आ रहा है, at²/2 क्या होता है, किसकी इक्वेशन होती है y = x², पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो 0 से 1 में ये आपका पैराबोला आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, ठीक है। और 0 पे वैल्यू की बात करता हूँ तो शुरू पे 0 था, 0 से 1 की जब 1 सेकंड पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो लिमिट पुट कर दो 1/2 वोल्ट आएगी, ठीक है, 1/2 वोल्ट आएगी। अब अगर मैं इसका वोल्टेज का और टाइम का साथ साथ ग्राफ बनाता जाऊँ, क्योंकि वही प्लॉट करना है अपने को, ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज है, टाइम मेरी बात करूँ ये 0 है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है मेरा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ तो 1 सेकंड में मेरा 1/2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पैराबोला आ रहा है, पैराबोला आ रहा है ना। अब 0 से 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पैराबोला आ रहा है मेरा कुछ ऐसा y = x², तो मतलब ये ऐसा पैराबोला आ रहा है,
ठीक है, ये मैंने इसका बना दिया। अब इसके बाद अपने बात करते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं अपने। अब अगर मैं t की वैल्यू 1 से 2 में अगर बात करता हूँ, 1 से 2 में, अब इसकी इनिशियल वैल्यू 1 से 2 में अपने देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू 1/2 होगी। इनिशियल वैल्यू 1/2 हो जाएगी ना 1 से 2 में। तो 1 से 2 में देख रहा हूँ मैं, 0 से 2 में नहीं देख रहा, तो 1 पे कितनी वैल्यू है 1/2, तो इनिशियल वैल्यू 1/2 होगी, प्लस 1/c 1/1, 1 से 2, और 1 से 2 में इसकी वैल्यू कितनी है इस लाइन की, ये 2,0 है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो आप। ये मैं पहला पॉइंट मानता हूँ, ये दूसरा पॉइंट मानता हूँ, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये निकालोगे, y क्या है i t है आपका, i t माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो गया -1 अपॉन -1, -1 अपॉन +1, ये -1 हो गया, x आपका t है -1 है, तो i t की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, -1 को उस साइड भेजा तो ये -t +1 हो गया, और +1 ये हो गया तो +2, तो -t +2 1 से 2 के बीच में आपका आएगा, तो माइनस का t +2 dt। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 प्लस -t का -t² और 2 का 2t हो जाएगा, और 1 से 2 हो गया आपका, ठीक है। ये मेरा फाइनली, अब ये भी आपका एक प्रकार से पैराबोला है, ax² + bx + c पैराबोला ही होता है, बट अब आपको पता लगाना है वो डिक्रीजिंग में आएगा इंक्रीजिंग में आएगा, तो वो आपको पता लगाने के लिए पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, पहले इसकी पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपको, 2 पे पता करनी है, तो लास्ट तक पूरी लिमिट रख दो इसके अंदर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2 प्लस, अब पहले इसमें मैं रखूँगा 2, तो माइनस का 4/2 प्लस का 4, फिर माइनस का 1/2 प्लस का 2। अभी कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 1/2 प्लस माइनस का 2 + 4, माइनस में ये कितना आएगा आपका, 2 - 1/2, 2 - 1/2 कितना होता है आपका 3/2, ठीक है 3/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 - 3/2 यानी 4 - 3/2 इंटू 1/2, यानी ये 1/4 हो गया, यानी 0.75 वैल्यू आ रही है आपकी, 0.75, ये वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना आपकी 0.75 आएगी, जब 1 से 2 के बीच में अपने बात करेंगे तो वो 0.75 वैल्यू आएगी। अब मेरे को पता करना है 2 पे कितनी वैल्यू है, तो आपको पता करना है, तो 2 पे ये आपका यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, अब ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा वो पता करना है अपने को, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में आपकी आ गई। अब मेरे को पता करना है भैया डायरेक्ट 2 पे वैल्यू बताओ, तो आपको पता है ग्राफ सिमिलियर है, ठीक है, ये आपको पता है कि भैया ए की डायरेक्शन में जा रही है, ये डीसी है, बट ये प्रैक्टिकल डीसी है, क्यों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इसके अंदर रिपल आ रहा है आपका, तो प्रैक्टिकल डीसी है, ठीक है, और ए की डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव में नहीं जा रही, दूसरी डायरेक्शन नहीं जा रही, वो भी अपने ऐसी स्टडी स्टेट शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, तो अपने देखेंगे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आएगी, वो एसी होगी, वो भी बताएंगे अपने, वहाँ पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल एसी की बात करेंगे, ठीक है, सब चीज़ बात करेंगे वहाँ पे अपने, और साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी क्यों यूजली वो भी बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ 0 से 1 में जब हमने बात की तो वोल्टेज 1 पे कितनी आई आपकी 1/2 आई, तो अब मैं डायरेक्ट पूछ सकता हूँ, सेम ही ग्राफ है बट डिक्रीजिंग में है, तो 2 पे वोल्टेज कितनी आएगी, अब ये आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, तो 2 पे जो वोल्टेज आएगी आप कह सकते हो 0 से 1/2 आई है, तो 2 पे आपकी 1 वोल्ट आएगी ना, 1 वोल्ट। अब ग्राफ का नहीं पता भी कैसे आएगा, ग्राफ की शेप को वेरीफाई करना, आएगा तो पैराबोला, बट वो कैसे आएगा, या तो वो ऐसे आएगा या ऊपर से आएगा, वो कैसे आएगा वो पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1.5 पे। जब आप 1.5 पे इसी इक्वेशन से निकालोगे तो 1.5 पे जब आप चेक करोगे ना वैल्यू, तो आप देखोगे कुछ 0.8 आएगी, वो आप मैथ से चेक करके देखना, 0.8 कुछ आएगी, 0.8 वैल्यू कुछ आएगी आपकी, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये शेप, ऐसे ही करते हैं ना मैथ में, शेप निकालने के लिए बीच का कोई पॉइंट लेते हैं फिर ऐसे आएगी, ठीक है,
और फिर वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा आपका ग्राफ, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, आगे ऐसा चलता रहेगा जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोट की क्या, आपने एक चीज़ नोट की क्या, इसके अंदर जो कैपेसिटर है जब तक वहाँ पे मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराऊंगा वो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेगा, वो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेगा। कैसे, जैसे वहाँ पे इंडक्टर में बात कर रहा था, इंडक्टर में बात कर रहा था तो इंडक्टर क्या कर रहा था, आपका एनर्जी ले रहा था और फिर उसको वापस रिलीज कर रहा था, ठीक है। बट कैपेसिटर में क्वालिटी है, इसलिए कैपेसिटर क्या रहेगा आपका, बेटर स्टोरेज एलिमेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ पे मैं लॉस करने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराऊंगा तब तक ये डीके नहीं करेगा। यहाँ पे डीके ये तभी करेगा, यहाँ पे वोल्टेज इसकी डीके जीरो पे तभी आएगी जब वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, लॉस होगा, तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। इसीलिए कैपेसिटर को बोलते हैं कि मेमोरी एलिमेंट, मतलब ये अगर इसके पास जो एनर्जी आ गई ना उसको रिटर्न किए रखेगा, ये काफ़ी टाइम तक इसको रिटर्न किए, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आई है वो रिटर्न किए रखेगा काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो इसलिए बेटर आपका स्टोरेज एलिमेंट है कैपेसिटर, ठीक है, ये बेटर स्टोरेज एलिमेंट आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपने वोल्टेज वेवफॉर्म इसकी ऐसे आ रही है, वही अपने को निकालनी थी, ठीक है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको, कैपेसिटर इज ए बेटर स्टोरिंग एलिमेंट। क्यों, करंट फ्लो, इंडक्टर को क्या चाहिए, इंडक्टर में करंट फ्लो होना चाहिए तभी तो वहाँ पे एनर्जी रहेगी। बट कैपेसिटर में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे करंट का जो ग्राफ था वो वहाँ पे अगर करंट की वैल्यू जीरो आ रही थी एक साइकिल के बाद में, तब भी वहाँ पे वोल्टेज थी, तब भी वहाँ पे वोल्टेज थी। बट इंडक्टर में करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि इंडक्टर का अपने को करंट फ्लो होना चाहिए वहाँ पे एनर्जी होने के लिए। जबकि कैपेसिटर के अंदर वो ग्राफ जब आपने देखा, करंट की वैल्यू जब जीरो आ गई थी उसके अंदर, तब भी वहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब कैपेसिटर को अपने बोल सकते हैं कि भैया वो बेटर स्टोरेज एलिमेंट है आपका। क्यों, क्योंकि जब तक वहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, लॉस क्रिएट नहीं करेंगे, चाहे करंट जीरो हो जाए, तो पोलराइजेशन के कारण वहाँ पे, पोलराइजेशन के कारण वो अपनी एनर्जी को रिटेन किए रखता है। उस कारण कैपेसिटर इज ए बेटर स्टोरेज एलिमेंट देन इंडक्टर, ठीक है। ये आइडिया के लिए था आपके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में वोल्टेज वेवफॉर्म बनानी थी वो अपनों ने बना ली। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका, इसमें क्या है, गेट 2013 का क्वेश्चन है, रेटिंग्स का क्वेश्चन है ना। एक मैंने स्पेशल क्वेश्चन लिया, रेटिंग्स पे आया हुआ था इसलिए मैंने लिया, ठीक है। तो इस पे अपने बात करते हैं कि भैया ये आपको इसकी जो भी रेटिंग दी हुई थी, आपको पता है मैक्सिमम रेटिंग होती है, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। तो इसकी मैक्सिमम रेटिंग कैपेसिटर की 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। तो अपने को क्या बोला, 3 डिसिमिलर रेटिंग के कैपेसिटर इस नेटवर्क में लगा रखे हैं। तो अपने को बताना है कि ओवरऑल सेफ वोल्टेज कितनी होगी कि ये पूरा नेटवर्क सेफली काम करे अपना, ठीक है। तो ओवरऑल सेफ वोल्टेज निकालनी, तो मैं कह दूं ये दोनों पैरेलल में, तो मैं कह दूं यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, कुछ भी वी मैक्सिमम मान लेता हूँ, यही बात है। वी मैक्स अभी पता नहीं है ना मैक्सिमम कितनी, मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता 5 मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि इसकी 3 ही है, इसकी 2 ही है, तो अपने बता नहीं सकते। तो अपने को इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो कि सारे सेफली काम करे, तो वो अपने को पता करने के लिए मैंने एक एज्यूम कर ली कि वी मैक्सिमम। अब इसके क्रॉस तो वी मैक्सिमम वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रहती है, तो 5 ही होगी, 5 माइक्रोफेरेड के अलोंग। तो वी मैक्सिमम आपकी, वी मैक्सिमम अगर मैं 5 माइक्रोफेरेड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो आपकी 5 वोल्ट ही होगी जो आपकी रेटिंग दी हुई है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये दोनों सीरीज में यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे को वी मैक्सिमम निकालनी पड़ेगी और वो ज़्यादा नहीं आनी चाहिए इसके 2 वोल्ट से 3 वोल्ट से। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ वी मैक्सिमम की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरे को 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड में निकालनी है। अब मेरे को 2 माइक्रोफेरेड की वी मैक्सिमम पता है कितनी, 2, तो 2 में निकालूँ दोनों सीरीज में, तो इसका अपोजिट लूँगा, तो वी मैक्सिमम टोटल थी इंटू 3 माइक्रोफेरेड अपॉन 3 इंटू 2 5, 3 + 2 5 माइक्रोफेरेड। और इसकी 2 की कितनी दी हुई है, अपनी 2 दी हुई है, 2 में निकाल रहा हूँ सबसे पहले मैं। अब मैं 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ सिर्फ 2 में वी, अब इसके अंदर 2 माइक्रोफेरेड में अगर मेरे को निकालनी है तो वी मैक्सिमम कितनी आएगी, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10/3, तो कितना आएगा 10/3 यानी 3.33 वोल्ट आपका। ये किसके अंदर आया आपका, ये आया आपका 2 के अक्रॉस। अब 3 के अक्रॉस निकालनी होती तो सेम V3 करता, मैं V3 करता, वही V मैक्सिमम
इसके अपोजिट वाला लिखता, अपोजिट मतलब सीरीज में ये वाला लिखूँगा, इंटू में 2 माइक्रो अपॉन 5 माइक्रो इक्वल्स टू इसके क्रॉस 3 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वी मैक्सिमम अपनी आएगी, इसके क्रॉस कितनी आएगी 3 इंटू 5, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो 15/2 यानी 7.5 वोल्ट। अब ये 3 मैक्सिमम वोल्टेज आ गई मेरी। अब 3 के क्रॉस 3 हो सकती है, 3 ही हो सकती थी, बट ये मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आई 7.5 आई इसके क्रॉस में कि भाई 7। अब इससे अपने को पता लग गया कि भैया वी मैक्सिमम अपने ये तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर मैंने 7.5 ले ली, वी मैक्सिमम मैंने 7.5 ले ली, मान लो अगर मैंने 7.5 दे दी, वी मैक्सिमम वोल्टेज 7.5 दे दी ये वोल्टेज, तो इसका क्या होगा आपका, इसका क्या होगा आपका 2 वाले का जिसकी 3.3 ही है मैक्सिमम, इस 5 वाले का क्या होगा, ये दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं ले सकते, ये अपने कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ 5 की बात करूँ तो 5 से जब लूँ मैं ये, इसके तो चल जाएगा 7.5 है मैक्सिमम। ठीक है, बट ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, 3.33 ही है, तो मैक्सिमम वोल्टेज ये ही ले सकते हैं जिससे तीनों ही वो सही चले। अगर मैंने 3.33 मैक्सिमम वोल्टेज ली तो 3.33 मैक्सिमम वोल्टेज ली तो ये सर्वाइव कर जाएगा, ये भी कर जाएगा और ये भी कर जाएगा। इसकी तो 5 वोल्ट थी मैक्सिमम और इसकी 7.5 थी, तो दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये 3.3 वोल्टेज अपनी मैक्सिमम अपने इसमें दे सकते हैं। तो अपनों ने क्या देखा यहाँ पे कि भैया जो कैपेसिटर मतलब ये 2 के अक्रॉस है ना, तो 2 जिस कैपेसिटर की वैल्यू कम होगी उसकी अक्रॉस ही जो वोल्टेज आएगी ना, वो ही अपनी मैक्सिमम वोल्टेज आएगी सर्किट की, उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना, V maximum in network is inversely proportional to C value। मतलब जिसकी C की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी V मैक्सिमम जितनी ही उसकी वी मैक्सिमम उतनी ही लेनी पड़ेगी अपने को। मतलब वी मैक्सिमम अगर डिसाइड करनी है अपने को नेटवर्क की, तो वो किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, सी की वैल्यू पे, और सी की भी कौन सी, कम वैल्यू पे। सी की कम वैल्यू तो वी मैक्सिमम उतनी मैक्सिमम नेटवर्क की हो सकती है। जैसे 2 की निकालनी है तो 2 की जितनी वैल्यू आएगी ना वी मैक्सिमम, उतनी ही उस नेटवर्क की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये लिखने का मतलब ये है, ऐसे नहीं है कि इंडिपेंडेंट वो इन्वर्सली वैसे नहीं बताया मैंने, बस बताया ये है कि सी जितना कम होगा उतनी ही वी मैक्सिमम उसके अक्रॉस ही वी मैक्सिमम लेंगे अपने। जैसे यहाँ पे अगर 1 माइक्रो इसके सीरीज में एक 1 माइक्रोफेरेड का और लगा रहता, उसकी दी हुई थी, तो उस पर अपने मैक्सिमम वोल्टेज निकालते और वही अपनी नेटवर्क की मैक्सिमम वोल्टेज आती। ठीक है, अदरवाइज सर्किट विल ब्लास्ट, कैपेसिटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। इसी के साथ टाइम वेरिएंस आपका ख़त्म होता है। अगली क्लास से अपने एसी की बात करेंगे, एसी स्टडी स्टेट शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर अपने रेजोनेंस की बात करेंगे, सब चीज़ देखेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे, आरएमएस वैल्यू, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारी चीज़ देखेंगे। लास्ट में फिर अपने ट्रांजिएंट की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स की बात करेंगे, ड्यूल की बात करेंगे, ड्यूल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सब चीज़ों को अपने देखेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।